हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड, ये भी है आरजे रौनक की वीडियो और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है फ्रेंड्स। ये जो वीडियो का टाइटल है हार्श रियलिटी ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन फ्रेंड्स, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट। 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई, आंकड़े उमर्ज करके आए हैं। दोस्तों, बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आने के बाद पूरे देश की सियासत में बवाल मच गया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी 63% के आसपास है। कुछ नेता सवाल करने लगे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतना आरक्षण भी मिलना चाहिए। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव यही बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आबादी के हिसाब से ही लोगों को हक देना है तो फिर हिंदुओं की आबादी तो 80% से ज्यादा है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाकर 60 to 70% किया जा सकता है? क्या पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना जरूरी है, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा उठाकर हिंदू वोटरों को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है? तो आज के हमारे इस शो में हम इसी मुद्दे के एक एक पहलू की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी तो क्या हुआ था। साथ ही ओबीसी आरक्षण से जुड़ी आपको एक ऐसी तल्ख हकीकत बताएंगे, ऐसा कड़वा सच बताएंगे जिसकी बात कोई करता ही नहीं। तो क्या है ओबीसी आरक्षण से जुड़ा सबसे कड़वा सच, हम उसका जिक्र करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, नहीं सकते। कोई भी पार्टी विकास के कितने भी दावे क्यों न कर ले, खुद को कितनी भी मॉडर्न पार्टी क्यों न बता दें, लेकिन किसी भी सीट से टिकट देने से पहले उसके कैंडिडेट की जाति देखनी ही पड़ती है। अब जब बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़े ने साफ कर दिया है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी 63% के आसपास है, तो जाहिर है इनके हक की आवाज उठाने वाले भी बढ़ जाएंगे। टिकटों में इनको ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात भी उठेगी। इन जाति के नेताओं का रसूख भी बढ़ेगा और सभी पार्टियां इन्हें खुश करने के लिए आरक्षण तक में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि क्या सच में फिर से आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65 या 70 होने वाली है, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा। जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कर दिया था, उसके बाद देश में क्या हालात पैदा हुए और कैसे उस एक फैसले ने देश की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं उस मुद्दे पर आऊं, दोस्तों, बिहार के जातिगत सर्वे सामने आने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या देश में फिर से 90 के दशक की तरह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति होने वाली है? ये वो वक्त था जब बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी और उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अति पिछड़ों को 27% आरक्षण देकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। इसके बाद 2014 तक, यानी अगले 24 सालों तक देश में हिंदुत्व पर जाति की राजनीति जीतती रही। लालू, मुलायम और रामविलास पासवान और मायावती जैसे नेता राज्य और केंद्र में सत्ता में बने रहे। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनते ही सारे समीकरण उल्टे पड़ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाति की राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति भारी पड़ गई। बीजेपी, जो हमेशा से अगड़ी जातियों या सवर्णों की पार्टी मानी जाती रही, और मोदी के पीएम बनने के बाद उसे बड़ी तादाद में ओबीसी वोट भी मिले, लेकिन अपनी सियासत में उसने जातीय गौरव से ऊपर हिंदुत्व की बात की। मगर बिहार सरकार के इस जातिगत सर्वे के बाद ऐसा लगता है कि देश की सियासत फिर से 90 और उसके बाद के दौर में जाने वाली है। इससे पहले कि मैं उसके बाद के दौर की बात करूं, आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला कैसे। दोस्तों, अगर आप देश की जातिगत सियासत को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगली कुछ देर में जो मैं बातें बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और तभी आप बिहार में हुए आज के जातिगत सर्वे को भी समझ पाएंगे। साल था 1978, तारीख 11 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने राज्य में पिछड़ों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया। बिहार में पिछड़ों को आरक्षण मिलते ही ये बात उठने लगी कि केंद्र सरकार भी पिछड़ों के लिए ऐसे आरक्षण की व्यवस्था करे, जिसके बाद 20 दिसंबर 1978 को उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी और एक वरिष्ठ सांसद बीपी मंडल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। बीपी मंडल साहब ने अगले 2 सालों तक देश के 640 जिलों का दौरा किया और 12 दिसंबर 1980 को देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में बीपी मंडल ने बताया कि उस वक्त
देश में 3700 से ज्यादा जातियां थी जो पिछड़े वर्ग के मापदंड में आती थी और उसी आधार पर उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की थी। इसके बाद अगले 10 सालों तक इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 89-90 में जब जनता पार्टी की सरकार में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके बाद SC/ST को पहले से मिल रहे 22.5% आरक्षण के अलावा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद वही हुआ जो होना था। ओबीसी वोटरों की तादाद इतनी बढ़ी कि उस वक्त अगड़ों की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी जैसी पार्टियां भी इसका विरोध नहीं कर पाई। जो पार्टियां ओबीसी की राजनीति करती थी वो इसे अपनी जीत बता रही थी। जिन लोगों का इस आरक्षण से फायदा होना था वो इसका जश्न मना रहे थे। वहीं लाखों करोड़ों छात्र ऐसे भी थे जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरियां नहीं थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनसे सीधे सीधे आधी नौकरियां छिन गई थी, जिसके बाद देश भर के कॉलेजों में एक के बाद एक इसे लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। कई छात्रों ने आत्महत्या की। सैकड़ों हजारों छात्र उस आंदोलन में जख्मी हुए। पुलिस वालों ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई, जमकर गोलीबारी की गई, मगर एक भी नेता उनके समर्थन में आगे नहीं आया। इसके बाद के कई सालों तक इसे लेकर आंदोलन हुए, अदालतों में इसे चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आरक्षण की सीमा 50% फिक्स कर दी। मतलब ये क्लियर कर दिया कि इससे ज्यादा आरक्षण अब से नहीं दिया जा सकेगा। अगर किसी नए वर्ग को आरक्षण दिया भी जाता है तो उसे इसी 50% में से हिस्सा दिया जाएगा। वक्त के साथ आंदोलन कर रहे छात्र भी शांत हो गए और 50% आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए एक सच्चाई बन गया। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे कि यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ऊपर से देखने पर तो बिहार का जातिगत सर्वेक्षण सिर्फ ये जानने की कोशिश भर है कि राज्य में किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि सर्वे के आंकड़ों का असल मकसद इस पर पॉलिटिक्स करना है। जिन पार्टियों को जाति की राजनीति सूट करती है वो इन आंकड़ों को दिखाकर आबादी के हिसाब से हक दिलाने की बात कर रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब आरक्षण से ही है। अब आप इन नेताओं के बयानों पर अगर गौर करेंगे तो अपने आप सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जातिगत सर्वे सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने जातिगत सर्वे को देश की तरक्की का रास्ता बताया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। राहुल गांधी ने तो अपनी बात और साफ तरीके से रखी है। सर्वे के बाद अपने ट्वीट में राहुल ने कहा कि इस सर्वे से पता चलता है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग की आबादी 84% है और हम प्रण लेते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक दिलवाएंगे। अच्छा, जब भी जाति आधारित आरक्षण की बात होती है, जो उसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि अगर किसी जाति के साथ सालों तक भेदभाव हुआ, वो कमजोर है, उतनी संपन्न नहीं है, तो क्यों न उसे नौकरियों में आरक्षण देकर उसे ऊपर उठाया जाए ताकि वो भी बाकी लोगों के बराबर आ जाए। बात एकदम जायज है, एकदम। और बिहार के जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियां इसे 50% से भी आगे बढ़ाने के मूड में है। मगर उससे पहले यह सवाल जहन में आता है कि जिस मकसद से ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, क्या वो सच में पूरा हुआ या इसका फायदा भी ओबीसी समाज के अंदर सिर्फ कुछ जातियों को ही मिला? केंद्र सरकार ने इसी बात को समझने के लिए 2017 में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसने ओबीसी आरक्षण की ऐसी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया जिसके बारे में ओबीसी आरक्षण की वकालत करने वाला एक भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट ने बताया कि ओबीसी समाज में जहां 3800 के करीब जातियां हैं, वहां सिर्फ 10 जातियों को आरक्षण का 24.95% फायदा मिला है। 38 ओबीसी जातियों को आरक्षण का 25.04% फायदा हुआ और 102 जातियों को 25%, जबकि ओबीसी समाज में 994 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का सिर्फ 2.6% ही फायदा मिला है और 983 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जी हाँ, 983 जातियों को कोई फायदा नहीं। मतलब जिस ओबीसी समाज की भलाई के लिए उन्हें 27% आरक्षण दिया गया, अगर उसी समाज की तकरीबन 1800 जातियों को आरक्षण का 2.5% फायदा भी नहीं हुआ तो आरक्षण का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? सवाल ये है कि अगर आप सच में ओबीसी समाज का भला चाहते हैं, खुद को इस समाज का नेता भी मानते हैं, इनके नाम पर सियासत भी करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक आपने ओबीसी आरक्षण के इस खोखलेपन पर बात ही नहीं की? अगर कमजोर जातियों को आरक्षण देने का मकसद ये है कि अगड़ी जाति वाले संसाधनों पर सारा कब्जा खुद न कर लें, तो फिर इस बात का ख्याल तो ओबीसी आरक्षण के अंदर भी रखा जाना चाहिए था। क्यों आज तक इस बात की पहचान नहीं की गई कि ओबीसी समाज की वो कौन सी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा? आखिर क्या वजह है कि चाहे राजनीति हो, टिकट वितरण हो या नौकरियां हो, ओबीसी समाज में भी कुछ एक तगड़ी जातियां ही हर जगह दिखाई देती हैं।
और आज जब इस जातिगत सर्वे के नाम पर दबी जबान में आरक्षण बढ़ाने की बात की जा रही है, तो क्यों ना माना जाए कि उस बढ़े हुए आरक्षण का फायदा भी ओबीसी समाज की कुछ चुनिंदा जातियों को ही होगा। आरक्षण हो या ना हो, और हो तो कितना हो, इस पर लंबी बहस हो सकती है। इसके पक्ष और विपक्ष में घंटों तर्क भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण अभी तक दिया गया है उसके अंदर क्या कमियां हैं, कम से कम हमें उस पर तो बात करनी चाहिए। और जब भी कोई नेता इस पर बात नहीं करता तो उसकी नीयत पर सवाल तो उठाए ही जाएंगे और उठाए जाने चाहिए। और दोस्तों, जातिगत सर्वे और जातिगत राजनीति की सबसे चुभने वाली बात जो मुझे लगती है वो ये कि इसमें जातियों की भलाई की नीयत कम और जातियों को अपना वोट बैंक मानने की सोच ज्यादा दिखती है। इसलिए जब जातिगत सर्वे की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई कंपनी अपने ग्राहकों का डेटा बैंक बनाने की बात कर रही है ताकि उसके बेस पर अपना माल तैयार किया जा सके। हैरानी ये भी होती है कि एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो धार्मिक राजनीति की बुराई करती है, जो कि होनी भी चाहिए, मगर यही पार्टियां खुद बड़ी बेशर्मी से जातिगत सियासत करती रहती है। चाहे धार्मिक राजनीति हो या जातिगत राजनीति, गलत दोनों ही है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर दोनों में बड़ी बुराई चुननी है तो जातिगत राजनीति धार्मिक राजनीति से कहीं ज्यादा बुरी है। धर्म की पॉलिटिक्स करने वाला, धार्मिक राजनीति करने वाला कम से कम धर्म के नाम पर तो लोगों को जोड़ रहा है। जातिगत राजनीति करने वाला तो धर्म के अंदर ही जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहा है। फिर भले ही वो उसे सामाजिक न्याय का नाम दें या कुछ और, लेकिन यह भी सच है कि ये लोग जाति का नाम लेकर अपने ही लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, क्योंकि यही उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। बाकी आगे क्या होगा? क्या सच में अगला चुनाव फिर से जाति बनाम धर्म की सियासत होगा, मंडल बनाम कमंडल होगा, या फिर ये एक ऐसा बुलबुला है जो कुछ ही दिनों में फट जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना। साथ ही ये भी बताना कि क्या आप आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फेवर में हैं या नहीं। आपको इस जातिगत सर्वे के पीछे एक अच्छी सोच दिखती है या फिर पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार आपको, हाँ फ्रेंड, तो ये जो आरक्षण, ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है फ्रेंड्स, और बेसिकली मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ये सेंसिटिव टॉपिक है और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अगर क्योंकि कुछ भी प्रोनाउंस में अगर दिक्कत हो गई तो मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है, मतलब गलत मीनिंग निकल सकता है। इसलिए देखिए, ये जो आरक्षण है वो बेसिकली जो एक समानता करने की कोशिश थी पहले में ये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शुरू से हमारे देश में क्या चलता आ रहा है फ्रेंड्स? भेदभाव, जातिवाद, नीची जाति, ऊंची जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग, गांव तो शहर, काला, गोरा, ये सब जो शुरू से ये सब होता आ रहा है हमारे यहाँ। तो उनको एक बैलेंस करने के लिए जो रास्ता चुना गया वो है आरक्षण फ्रेंड्स। तो आरक्षण जो है वो जो, क्योंकि पिछड़ी जाति जो होती है ना, जो उनको अगड़ी जाति पहले होता था ये, अब नहीं बोल रही हूँ मैं, अब काफी थिंकिंग बदली है। लेकिन हम लोग कितनी भी थिंकिंग बदल ले फ्रेंड्स, ये जो नेता है ना, ये हमको थिंकिंग बदलने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ न कुछ अब फिर इन लोगों ने जाति जनगणना की है, यानी उन्होंने फिर ये दिखाया है कि अगड़ी जाति कितने प्रतिशत है और पिछड़ी जाति कितने प्रतिशत है। तो 60+ कोई पिछड़ी जाति आई है। तो अब क्या होगा ना, अब आ रहा है बहुत बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो अब क्या होगा, सब उसके ऊपर जाएंगे, उन्हीं को एक तौर से लालच देने की कोशिश करेंगे, उनके वोट अपने में खींचने की कोशिश करेंगे। अब ये कितनी सही कोशिश है कि कितनी, मतलब बोलना और करना, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये डिटेल हम लोगों ने वीडियो में देखा फ्रेंड्स। तो ये जो जातिवाद की जो राजनीति है ना, ये शुरू से बिहार में होती आ रही है फ्रेंड्स। अब की बार भी ये जो जाति जनगणना है वो बिहार में ही की गई है, और अब ये मुद्दा उठ रहा था, ये 1 महीने पहले की वीडियो है फ्रेंड्स। तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे हमारी जो थिंकिंग है ना,
वो बहुत मैटर करती है फ्रेंड्स। क्योंकि आप देखो, एक धर्म की राजनीति भी अच्छी नहीं है चलो, लेकिन वो कम से कम रौनक भाई ने बताया कि धर्म को, एक धर्म को तो साथ में लाती है। अच्छी नहीं है, मैं फिर दोहराऊंगी, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की भी जो राजनीति, धर्म की राजनीति जो करते हैं, वो भी तो एक धर्म को अगर को लाती है। लेकिन ये जो जातिवाद है, जो ये जातिवाद है फ्रेंड्स, ये हमारा देश है फ्रेंड्स, हमारा हिंदू धर्म है हमारा, उसमें ये सब जातियां है फ्रेंड्स। इसमें ये सब जातियां में भी ये जो चीज है, उसी में भी फिर बहुत सी जातियां है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से अगर नेता ही करेंगे फ्रेंड्स, जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, उनके किए गए फैसलों पे हम लोगों को चलना है, उनके रूल हमारे पर सब, उनके रूल हम लोगों को मानना है, तो यही जातिवाद की अगर राजनीति करेंगे फ्रेंड्स। और ये 2014 तक ये थोड़ा ज़्यादा था फ्रेंड्स, और अब जो जब उसके बाद मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले जातिवाद थी, जितने जाति के, मान लो अगड़ा पिछड़ा, अगर पिछड़ा अगर ज़्यादा है तो नेता का झुकाव उन पर होता था, इसलिए नहीं कि उनको उठाना है, इसलिए कि उनके वोट हम लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। उसी हिसाब से फिर वो लोग अपना कैंडिडेट भी चुनते थे, उसी हिसाब से, क्योंकि अगर पिछड़ी जाति के परसेंटेज ज़्यादा है तो उसी के वो कैंडिडेट, उसी जाति में से वो कैंडिडेट लाएंगे, क्योंकि उस जाति को इनको वोट ज़्यादा मिलेंगे कैंडिडेट को। इस हिसाब से राजनीति होती थी। और उसके बाद फिर मोदी जी आए, मोदी जी आने के बाद हिंदुत्व की राजनीति का उदय हुआ फ्रेंड्स। और उनके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि जो पहले ये लोग खुल के, जो लोग नहीं मानते थे कि हम हिंदू हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारे विपक्ष में है जिन्होंने कभी खुल के नहीं माना है कि हम हिंदू हैं, लेकिन 2014 के बाद वो कभी मंत्र पढ़ते हैं, या कभी वो झनोई दिखाते हैं, या कभी वो मंदिरों में दर्शन करते हुए मिल जाएंगे, पूजा करते हुए मिल जाएंगे, तो उनको हिंदुओं की वोट की ताकत पता चली फ्रेंड्स, तो सब हिंदुत्व पे मुड़ गए फ्रेंड्स। ये एक नेता की राजनीति करने की थिंकिंग मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मोदी जी को मतलब बम्पर मैंडेट मिला, तो अब सबको लगा कि अब हिंदुत्व के तरफ दौड़ना पड़ेगा हम लोगों के, क्योंकि हिंदुत्व अगर चाहे तो सरकार खड़ी कर सकती है, तो सब उनकी तरफ दौड़े फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये बोलने का मतलब क्या है ना, कि ये थिंकिंग जो शुरू से आ रही है, अब हालांकि ये थिंकिंग कम है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो भेदभाव है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। और अभी हम ये लोग फिर ये गूंज सुन रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना की गई है फ्रेंड्स, तो फिर वही जाति जनगणना बोलने में बिल्कुल दिक्कत हो रहा है हिंदी में, तो उसी हिसाब से अब देखना सब नेता दौड़ेंगे जो 60+ पिछड़ा समूह आया है ना, उन पर प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा उनका, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले उनके वोट खींचने की कोशिश की जाएगी फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही गलत है फ्रेंड्स। आप अपने आप को ऊंची जात नीची जात, भेदभाव, गोरा काला, धर्म के बाद पर, जाति के बाद पर, ये सब आप किसी को नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से नेता को तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो अपने फ़ायदे से मजबूर है, वो जहाँ फ़ायदा देखेंगे उधर जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन ये हम आम जनता के लिए मैं बात कर रही हूँ, ये सब से दूर रहो, सब एक समान, उसी हिसाब से चलो, उसमें हमारी भी प्रगति है और हमारे देश की भी प्रगति है फ्रेंड्स। तो ये जो आरक्षण है, ये उनका जो नियम वगैरह, रूल वगैरह जो बने, इतने प्रतिशत आरक्षण है, ये सब वो इसी सोच पे बना कि भेदभाव होता था, उस टाइम ज़्यादा होता था, इस टाइम कम होता था फ्रेंड्स। तो अपनी थिंकिंग को आज़ाद रखो, और आज़ाद मीन्स के
उनको एक जातिवाद, धर्मवाद, रंगवाद, रूपवाद, ये सब में मत बांधो, उनको आज़ाद रखो फ्रेंड्स। जो टैलेंटेड है वो आगे आएगा, जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा, चाहे वो पिछड़ी जाति का ही क्यों ना हो फ्रेंड्स। लेकिन पहले ये थिंकिंग थी कि पिछड़ी जाति का अगर कोई भी अफसर बन गया तो ये जो अगड़ी जाति है यानी बड़ी जाति है वो उसके नीचे नहीं रहेगा, ये पहले की थिंकिंग थी। हालांकि इसमें अभी बहुत सुधार हुआ है और अभी आगे और सुधार करो फ्रेंड्स, और अपनी थिंकिंग को आज़ाद रखो, कोई भी जातिवाद, धर्मवाद किसी में भी बांधो मत फ्रेंड्स। ये हम लोगों के लिए भी बेहतर है और हमारे देश के लिए भी बेहतर है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।